वर्षों पहले छत्तीसगढ़ के एक छोटे से राज्य में एक महान राजा राज करता था। राजा का नाम विक्रम सिंह था और उसकी रानी का नाम सौम्या था। वे दोनों एक सुखी और समृद्ध राज्य के शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अपने पूरे जीवन भर ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की थी, परंतु उनकी झोली में कोई आशीर्वाद नहीं आया था। एक दिन राजा और रानी अपनी प्रार्थनाओं से थककर उदास हो गए। उन्होंने एक प्रसिद्ध ऋषि के पास जाने का निर्णय लिया, जो अपने आशीर्वाद और दिव्य शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनका नाम महर्षि वशिष्ठ था। राजा ने रानी से कहा, रानी, हमें महर्षि वशिष्ठ के पास जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं। वो हमारी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। रानी सौम्या ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों महर्षि के आश्रम की ओर निकल पड़े। जब वे महर्षि के पास पहुँचे, उन्होंने अपनी समस्या बताई। महर्षि ने ध्यान लगाया और कुछ क्षणों के बाद मुस्कुराते हुए बोले, राजन, चिंता मत करो, भगवान ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। आपको एक पुत्री का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन याद रहे, उस पुत्री का जीवन एक विशेष फल से जुड़ा होगा। जब वो फल उसके जीवन में आएगा, तब ही वो अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना करेगी, परंतु वो फल ही उसे संकट से उबारने की शक्ति भी देगा। राजा और रानी महर्षि के आशीर्वाद लेकर बहुत खुश हुए। महर्षि के शब्द सुनकर उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और अपने राज्य की ओर लौट गए। कुछ ही समय बाद रानी सौम्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरी नगरी में खुशी का माहौल छा गया। उस कन्या का नाम रखा गया राजकुमारी सौम्यावती। वो अत्यंत सुंदर, चतुर और दयालु थी। राजा और रानी उसे अपनी आँखों की तरह रखते थे। सौम्यावती का बचपन बहुत खुशी और सुरक्षा में बीता। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी पूरे राज्य में विख्यात हो गई। उसकी मासूमियत और विनम्र स्वभाव ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। जब सौम्यावती 16 वर्ष की हुई, उसने एक रात अजीब सपना देखा। उसने सपने में एक चमत्कारी पेड़ देखा, जिसके ऊपर एक बड़ा चमकदार फल लटका हुआ था। वह फल उसकी ओर आकर्षित कर रहा था, जैसे वह उसे तोड़ने का संकेत दे रहा हो। सौम्यावती ने अपने माता पिता से यह सपना साझा किया। माँ, पिताजी, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा। एक पेड़ पर एक फल था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। वह फल असाधारण रूप से सुंदर था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। राजा विक्रम सिंह ने रानी की ओर देखा और उन्हें महर्षि के शब्द याद आ गए। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सौम्यावती, ये कोई साधारण सपना नहीं है। ये वो चमत्कारी फल है जिसके बारे में महर्षि वशिष्ठ ने भविष्यवाणी की थी। हमें सावधान रहना होगा। रानी ने चिंता से अपनी बेटी को देखा और कहा, सपना कुछ भी कहे, परंतु तुम्हें उस फल की करीब नहीं जाना चाहिए। याद रखना, महर्षि ने हमें चेतावनी दी थी। कुछ समय बाद राज्य में एक भयावह समस्या उत्पन्न हुई। पास के राज्य का एक क्रूर राजा अक्षसुर था, जो अत्यंत लालची और निर्दयी था। उसने छत्तीसगढ़ के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। राजा विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अक्षसुर के जादुई और असामान्य शक्तियों के आगे वो असहाय महसूस कर रहे थे। एक दिन अक्षसुर ने अपने दूत को राजा के पास भेजा और संदेश दिया। महाराज, अश्वसुर ने संदेश भेजा है कि अगर आप अपनी पुत्री सौम्यावती का विवाह उनसे करवा दें, तो वो आपके राज्य को नहीं लूटेंगे। राजा और रानी यह सुनकर स्तंभ रह गए। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को इस प्रकार किसी राक्षस के हाथों में सौंपने का निर्णय नहीं किया। उसी रात राजकुमारी सौम्यावती ने फिर से वही सपना देखा। इस बार वह सपने में उस फल के और भी पास गई और उसके ऊपर एक सुनहरी चमक देखी। सुबह होते ही वह अपनी माता पिता के पास गई और बोली, माँ, पिताजी, मुझे लगता है कि यह वही समय है जिसका संकेत महर्षि ने दिया था।
मुझे उस फल की खोज करनी होगी। राजा और रानी ने बहुत मना किया, लेकिन सौम्यवती ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, यदि ये फल मेरी नियति से जुड़ा है तो मुझे उसका सामना करना होगा। मुझे विश्वास है कि वही फल हमें इस संकट से उबारने का उपाय देगा। राजकुमारी सौम्यवती अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल की ओर निकली। वह उसी दिशा में जा रही थी जो उसे सपने में दिखाई दी थी। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक विशाल प्राचीन वृक्ष मिला। वह वृक्ष वैसा ही था जैसा सौम्यवती ने अपने सपने में देखा था। उसके ऊपर एक बड़ा चमकदार फल लटक रहा था। राजकुमारी ने उस फल को ध्यान से देखा। वह फल असाधारण रूप से सुंदर और रहस्यमयी था। उसने जैसे ही उस फल को तोड़ा, पेड़ से एक दिव्य आवाज आई, राजकुमारी, इस फल को ग्रहण करो। ये तुम्हें अपार शक्ति देगा, लेकिन इसका प्रयोग तब करना जब तुम्हें सबसे बड़ा संकट सामना करना पड़े। सौम्यवती ने फल को अपने पास रख लिया और अपने राज्य की ओर लौट गई। राजकुमारी के लौटने के कुछ ही दिनों बाद अक्षसुर की सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम सिंह और उनकी सेना ने वीरता से लड़ाई की, परंतु अक्षसुर की जादुई शक्तियों के आगे वे कमजोर पड़ गए। तभी सौम्यवती ने अपने माता पिता से कहा, अब वो समय आ गया है जब मैं इस चमत्कारी फल का प्रयोग करूंगी। उसने उस फल को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने फल खाया, एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। अचानक राजकुमारी एक शक्तिशाली योद्धा में बदल गई। उसकी आंखों में तेज और शरीर में असीम ऊर्जा आ गई थी। सौम्यवती ने अकेले ही अक्षसुर की पूरी सेना का सामना किया। उसकी शक्ति और साहस ने दुश्मनों को हतप्रभ कर दिया। अक्षसुर ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन सौम्यवती ने उसे परास्त कर दिया। उसकी तलवार की एक ही वार से अक्षसुर का अंत हो गया। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजा और रानी ने अपनी पुत्री की वीरता को देखकर गर्व महसूस किया। महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद और चमत्कारी फल ने न केवल सौम्यवती को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को विनाश से उबारा। राजकुमारी सौम्यवती की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई और वह अपने राज्य की सबसे महान नायिका के रूप में जाने जाने लगी। रामदयाल फल का ठेला लगाता था। बचपन से ही उसने बहुत गरीबी देखी थी, इसलिए वो हमेशा सोचता था कि अपने परिवार को गरीबी का जीवन नहीं जीने देगा। इसलिए वो बहुत मेहनत करता था। दिन भर ठेला लगाता और रात को पहरेदारी करता था। एक दिन उसका बेटा, बापू, मैं सारे फल ठेले पर सजा दूंगा, तुम थोड़ी देर जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है ना, तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, इसीलिए तो हम इतना परिश्रम करते हैं कि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकें। बापू, मैं तो स्कूल जाने की तैयारी कर चुका हूँ और मंदिर में दर्शन भी कराया। अभी भी बहुत समय मेरे पास है, मैं ठेले को सजा देता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो सोने चला गया। थोड़ी देर बाद, बापू जल्दी उठो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम अपना ठेला संभालो। रामदयाल उठकर अपने ठेले के पास चला गया। अब रोज रोज ऐसे ही होता था। करीब 2 बरस बीत गए। राजू 10वीं में पढ़ने लगा था। एक दिन जब रामदयाल घर आया तो उसको बुखार था। आज मैं ठेला नहीं लगा पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बापू, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। रामदयाल सोया तो फिर उठा ही नहीं। मासूम राजू और उसकी माँ ललिता पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह 1 महीने बीत गए थे। एक दिन, माँ, मैं अब से ठेला लगाऊंगा। नहीं बेटा, तेरे बापू की इच्छा थी कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। माँ, आखिर मेरी पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? मैं स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आकर ठेला लगाऊंगा। सब्जी मंडी से फल भी तो लाने होंगे। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, रात को करीम चाचा के रिक्शे से जाकर मंडी से फल ले आया करूंगा, जैसे बापू लेते थे।
जब तक तेरी परीक्षाएं नहीं हो जाती ठेला मैं लगा दिया करूंगी। तू अच्छे नंबरों से पास हो गया तो आगे भी पढ़ाई कर सकता है। अब उसी तरह से चलने लगा था। राजू की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी। एक दिन उसकी माँ ठेले के पास खड़ी थी, तभी किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। उसकी माँ गिर गई। माँ को बहुत चोट लगी थी। राजू अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया, दवाई दिलाकर ले आया। माँ, तुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा, बापू भी हमें छोड़कर चले गए। माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कई दिन तक वो स्कूल भी नहीं जा सका, ठेला भी नहीं लगा पाया। एक दिन, बेटा अब तो ठेला लगाने की सोच ले, स्कूल भी जाना होगा, वरना तेरे बापू का तुझे बड़ा आदमी बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है माँ, कल से जाऊंगा। दूसरे दिन माँ के लिए सारी व्यवस्था करके वो पहले मंदिर गया। हे ईश्वर, मुझे पूजा करना नहीं आता, बस मैं तो आपके दर्शन करने आ जाता हूँ। आप मेरी माँ को ठीक कर दो। इसके बाद वो ठेले में सारे फल सजाकर ऊपर गीली चादर बिछाकर स्कूल जाता और आकर ठेला लगा लेता था। किसी तरह से 1 साल बीत गए। इतनी कठिनाइयों में भी उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा था। एक दिन जब वो भगवान के सामने बैठा था, तभी एक आदमी आया। उसने भगवान को बहुत सारी मिठाई का भोग लगाया और प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी सुन ली। हमारे घर में शादी के 10 साल बाद बेटा हुआ है। तुम्हारे घर में देर है, अंधेर नहीं है। तुम्हारी लीला अपरंपार है। प्रभु तो सभी के सुनते हैं, शायद मुझे ही ठीक से पूजा करना नहीं आता। उस दिन राजू बहुत दुखी था। रात को जब सोया तो उसके सपने में लाल परी आई। लाल परी उसका कंधा पकड़कर उठाते हुए, राजू उठो। कौन है? कौन है? राजू, मैं लाल परी हूँ, तुम्हारे मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको क्या चाहिए, जल्दी से बताओ। लाल परी, अगर आप मुझसे खुश हैं तो बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। ठीक है राजू, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और बताओ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ मांग लो अपने लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी माँ की बहुत सेवा करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और देना चाहती हूँ। अपना हाथ आगे बढ़ाओ और ये लो, ये एक जादुई घड़ी है। इसको पहनकर तुम जहाँ जाना चाहोगे चले जाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। क्या मैं अदृश्य हो जाऊंगा? हाँ, तुम अदृश्य हो जाओगे। बस ध्यान रखना, इस घड़ी के बारे में किसी को बताना मत, वरना लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। वो कैसे? देखो, अगर किसी गलत इंसान के हाथ ये घड़ी लग गई तो वो अदृश्य होकर सबके घरों में चोरी करेगा, हत्या करेगा, अपहरण करेगा, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाएगा। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये भी हो सकता है। ठीक है ठीक है, मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। पर क्या ये घड़ी मुझे आपसे भी मिलवाने ले जाएगी? हाँ, तुम्हारे चाहने पर मुझे ही आना पड़ेगा। पर तुम मुझसे क्यों मिलोगे? अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप ही उसे ठीक कर पाएंगी ना? उसके लिए तुम घड़ी पहनकर आँख बंद करना और बोल देना, मुझे लाल परी से मिलना है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं हाजिर हो जाऊंगी, परंतु ध्यान रखना, मुझे कभी भी दिन में याद मत करना। मैं रात को ही पृथ्वीलोक पर आती हूँ। ठीक है। लाल परी जा चुकी थी। राजू की आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो उठकर घर में आ गया। माँ की कोठरी में जाकर देखा तो वो उठकर बैठी थी। माँ, तुम क्यों बैठी हो? अरे राजू, मैं तो बहुत देर से उठकर तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं अब चल सकती हूँ। वो उठकर खड़ी हो गई और आंगन में जाकर टहलने लगी। माँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कितने दिन बीत गए तुम्हें चलते हुए देखे। अब तुम ठीक हो गई हो। अब तुम अपना काम संभालो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। माँ ने उसे गले से लगा लिया। मैं माँ को बता दूं कि ये लाल परी का वरदान है, जिसके वजह से वो ठीक हो गई है।
पर लाल परी नाराज ना हो जाए। उन्होंने मुझसे किसी को बताने के लिए मना किया था। दूसरे दिन सुबह उठकर राजू ने ठेला लगा दिया। उसकी माँ ने घर का सारा काम संभाल लिया। कितने दिनों से तो राजू घर बाहर सब कुछ अकेले ही संभाल रहा था। आज उसने चैन की सांस ली थी। वो स्कूल जाने को तैयार हुआ तो उसने अपनी कलाई में घड़ी पहन ली। स्कूल जाना है। पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। राजू को बड़ा अच्छा लगा। जब वो स्कूल से लौट रहा था तभी उसने देखा कि एक सुनसान जगह पर कुछ लड़के एक लड़की को घसीट कर ले जा रहे थे। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया। उसने घड़ी को बोला। मुझे उन लड़कों से उस लड़की को बचाना है। अचानक उसके हाथ में एक डंडा आ गया और वो उसी डंडे से उन लड़कों की पिटाई करने लगा। राजू को कोई देख नहीं सकता था, इसलिए सबको लगा कि कोई भूत या चुड़ैल है। भागो रे, ये तो कोई बला है। इस लड़की को तो हम बाद में देखेंगे। सभी लड़के सिर पर पैर रखकर भाग गए। राजू ने उस लड़की को उठाया, उसे चुप कराया और उसे घर तक छोड़कर आया। कुछ ही दिनों में राजू सबका हीरो बन गया। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता तो वो अदृश्य होकर पहुंच जाता और दुश्मनों पर डंडे बरसाने लगता। बहुत समय बीत गया। अब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। नौकरी करने जाना चाहता था। एक दिन, माँ, मैं चाहता हूँ सेना में भर्ती हो जाऊं। तुम जो करना चाहते हो खुशी से करो। वो सेना में भर्ती हो गया। युद्ध के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा देता और मुस्कुराते हुए अपने सैनिकों को बचा लेता था। जिस दिन उसे मेडल मिला, आज मुझे लाल परी से मिलना है। रात का समय था। लाल परी हाजिर हो गई। राजू, तुमने कमाल कर दिया। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी। तुम अपनी मेहनत से इतनी ऊंची जगह पहुंचे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस बार राजू जब अपने घर पहुंचा तो उसका घर कोठी में बदल चुका था। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी। उसने लालच नहीं किया, इसलिए लाल परी ने उसे माला माल कर दिया था। सोनपुर गांव में हर साल सावन की पूर्णमासी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता था। जहां मेला लगता था वहीं एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी था। जितने लोग मेला देखने आते उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ मिठाई रखकर जाते थे। कहते थे कि मिठाई रखने से बरगद पर रहने वाला जिन खुश होकर मनोकामना पूरी करता है, वरना बहुत परेशान करता है। एक बार गांव का एक किसान, चलो इस बार हम भी मेले में चलते हैं। सुनते हैं वहाँ बरगद के नीचे मिठाई रखने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। क्या पता हमें भी संतान की प्राप्ति हो जाए। हाँ, सारे देवी देवताओं को मनाकर देख लिया। अब लगता है जिन पिशाचों की ही शरण लेनी होगी। क्या पता वही हमारी मनोकामना पूरी कर दे। दोनों पति पत्नी एक दिन पहले ही मेले की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन ही मीना ने अपने लिए लाल रंग की चुनरी निकाली, जो पिछली बार उसके पति ने लाकर दी थी उसे। उसी रंग की चूड़ियां लाल बिंदी लगाकर तैयार हो गई। तुझे देखकर तो जिन वैसे ही तुझ पर मोहित हो जाएगा। अच्छा, वैसे मुझे ना जिन प्रेतों से बहुत डर लगता है। वहाँ कुछ मिठाई ले जाना होता है, मैं लेकर आऊं क्या? मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। रुको, ताला बंद करने दो। दोनों मेले में पहुँच चुके थे। बरगद के पास अच्छी खासी भीड़ थी। उन्होंने अपनी मिठाई का दोना रख दिया, आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपनी मनोकामना बोल दी। चल अब मेला घूमकर आते हैं। दोनों मेले में बहुत देर तक घूमते रहे। मीना को खिलौने की दुकान पर एक परी की मूर्ति पसंद आ गई। मुझे तो ये खरीदनी है। मूर्ति का क्या करोगी? उससे बढ़िया कोई साड़ी खरीद ले। मुझे यही लेने दो ना। मीना की जिद के आगे किशन की एक न चली। उसे मूर्ति खरीदनी ही पड़ी। मूर्ति पाकर मीना बहुत खुश थी। घर आकर उसने मूर्ति अपने कमरे के आले पर रख दी। देखो तो कितनी सुंदर परी की मूर्ति है। लगता है अभी बोल पड़ेगी। अब तो खुश हो ना। दूसरे दिन किशन के काम पर चले जाने के बाद मीना उस परी के पास जाकर, तुम परी लोग से आई हो ना, इसलिए तुम्हारे पंख गुलाबी और चमकीले हैं। हाँ,
मैं परी लोक से ही आई हूँ, पर उस बरगद वाले चीन ने मुझे मूर्ति में बदल दिया। हाँ? कौन बोला? मैं, जिसको तुम कल लाई थी। तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ। तुम इस मूर्ति में कैसे बदल गई और अपनी असली रूप में कैसे आओगी? एक बार मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। मुझे नहीं पता था कि बरगद वाले चीन के पास कुछ मिठाई रखना होता है। मैं बिना मिठाई रखे ऐसे ही चली आई। तभी उसने मुझे इस मूर्ति में बदल दिया। तब से मैं यही कैद हूँ। इस कैद से छुटकारा पाने का कोई तो तरीका होगा। उसने कहा था कि जब कोई मुझे अपने साथ ले जाएगा और रात को 12 बजे तुम्हारे साथ मेरे पास मिठाई लेकर आएगा, तभी तुम अपने असली रूप में आओगी। बड़ी हैरानी की बात है, कितने दिन से तुम मूर्ति में कैद हो? शायद 2 साल हो गए। तुमने पहले ये बात किसी को नहीं बताई? मैं तो पहली बार दुकान पर सजी थी, वरना मेरे मालिक ने तो मुझे बहुत दिनों तक कूड़े के ढेर में फेंक कर रखा था। वो तो भला हो उसकी बेटी का, उसने मुझे वहाँ से उठाकर साफ करके फिर से पेंट करके सुखाकर दुकान पर सजा दिया और तुम मुझे अपने घर ले आई। तो अब मैं क्या करूं? अगर तुम मुझे मेरे असली रूप में बदलवा दोगी तो तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगी। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मेरे पति आएगा तो उससे पूछती हूँ कि रात के 12 बजे वो मेरे साथ चलेगा क्या? शाम होते ही किशन जैसे ही आया, मीना ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर, तेरा दिमाग खराब हो गया है, खिलौने भी बोलते हैं क्या? बच्चे नहीं होने से तू अपनी ही दुनिया में उड़ती रहती है। चल जल्दी से खाना दे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें उसी से पूछवा देती हूँ। मीना दौड़कर वो परी का खिलौना आंगन में ले गई। परी, देखो, मेरा पति कहता है कि बच्चे नहीं रहने से मेरा दिमाग खराब हो गया है। खिलौना भी कभी बोलता है क्या? किशन, तुम्हारी पत्नी ठीक कह रही है। उसको मैंने ही सारी बातें बताई है। क्या मिट्टी का खिलौना भी बोल सकता है? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब तो विश्वास कर लो किशन, मुझे इस मिट्टी की मूर्ति से आजाद कर दो। तुम्हारी सारी मुश्किल दूर कर दूंगी। अब मैं मान गया कि मेरी पत्नी जो कुछ कह रही थी वो सच था। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ, वरना दुकान बंद हो जाएगी। मीना, तब तक खाना लगा दो। मैं यूं गया और यूं आया। हमें तो 12 बजे वहाँ जाना है ना? अरे पगली, 12 बजे तक दुकान थोड़ी खुली रहेगी। किशन मिठाई लेकर आया, तब दोनों ने खाना खाया। मैं एक झपकी ले लेता हूँ, 12 बजने में अभी बहुत समय है। तू तब तक अपने काम निपटा कर तैयार हो जा। साथ में एक मशाल जरूर रख लेना, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मीना ने सारा काम निपटाकर खिलौना परी को हाथ में ले लिया और मिठाई झोले में रख ली। नींद तो उसे भी आ रही थी, पर अगर आलस कर गई तो परी को अपना रूप वापस नहीं मिलेगा। यही सोचकर किशन को जगाने चली गई। किशन, जल्दी उठो, 11 बज गए हैं। 1 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। किशन उठकर मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया। चल जल्दी चल। दोनों निकल गए। रात के अंधेरे में दोनों ही डरे हुए थे, पर धीरे धीरे पहुंच ही गए और झट से मिठाई का दोना बरगद के नीचे रख दिया। बाबा प्रणाम, लो मिठाई खाओ और इस परी को मिट्टी की मूर्ति से मुक्ति दो। किशन, तुम मिठाई लेकर आए हो, इसीलिए मैंने परी को क्षमा किया, वरना मैं इसको कदापि माफ नहीं करता। रख दो मिठाई। आ गई तुम्हारी परी अपनी रूप में, पीछे देखो। किशन और मीना ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, अत्यंत खूबसूरत परी अपने पंख हिलाती हुई मुस्कुरा रही थी। उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर, बाबा, आप जो भी है मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी छोटी सी भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों नहीं मिठाई लेकर आती। जाओ, माफ किया, आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उड़न खटोला, जल्दी आओ। उड़न खटोला आ गया। तीनों उस पर बैठ गए और पलक झपकते ही किशन और मीना के घर पहुंच गए।
किशन और मीना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह एक आलीशान कोठी खड़ी थी। आप लोगों ने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। मैं आप दोनों की आभारी हूँ। अब से आप लोग कभी किसी चीज के लिए कष्ट नहीं उठाएंगे और उस जीन को तो मैं देख लूंगी। ऐसे मत कहो परी रानी, वो बहुत जाने माने जिन्न है। 1 मिनट रुकिए, उस बरगद वाले जीन को बोतल में बंद करके मेरे सामने ले आओ। पलक झपकते ही जिन उसके सामने था। हरे रंग की बोतल में बंद बाहर आने का छटपटा रहा था। मुझे बाहर निकालो वरना मैं सर्वनाश कर दूंगा। खबरदार, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी सारी पैशाचिक शक्तियां इस बोतल में बंद हो गई है। अब तुम इसी में पड़े रहो। तुम भोले भाले गांव वालों को न जाने कितने सालों से परेशान कर रहे हो। आज तक किसी की कोई मनोकामना पूरी हुई है? तुम क्या जानो किसी का दुख। बोतल लुढ़कते हुए परी के पैरों के पास आ गई। परी ने उसे एक ही झटके में कोठी से बाहर फेंक दिया। अब आप लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए। आपके घरों में बहुत जल्दी संतान आने वाली है। मुझे जरूर बुलाइएगा। बच्चे का नामकरण मैं ही करूंगी। तुमने हमें इतना कुछ दिया है, अब मेरे हाथ का बना खाना भी खा लो। आज बहुत रात हो गई है। मैं जल्दी से जल्दी परीलोक पहुंचकर सबको हैरान कर देना चाहती हूँ। यहाँ तो मैं आती रहूंगी, फिर कभी खाऊंगी आपके हाथ का खाना। इतना कहकर परी उड़न खटोले पर बैठकर आसमान में उड़ गई। किशन और मीना की दुनिया में ढेर सारी खुशियों के रंग बिखर गए।